सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। सराज के सादा लिबास वाले निरंजन लाल को फोन करने के बाद अपने अगले अकदाम के लिए पूरी तरह तैयार थे। चुनाचा निरंजन लाल ने जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला, खुद सिराज के आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। उसके बाद छापे के दौरान निरंजन लाल का घर पर ना मिलना कासिम अली के बयान को तकवीद पहुंचाने के लिए बहुत काफी था। सिराज ने बड़ी दूर अंदेशी से काम लिया था। 2 रोज तक सिराज और उसके अमले के अफराद निरंजन लाल की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारते रहे। अखबारों में रोजाना निरंजन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में गर्मा गर्म खबरें शाया होती रहीं। फिर तीसरे दिन निरंजन लाल मंजर आम पर आ गया। उसकी कैफियत किसी ऐसे आदमखोर जैसे शेर से मुख्तलिफ नहीं थी जिसके मुंह से उसका ताज़ा शिकार छीन लिया गया हो। वो 2 रोज तक अपनी गुमशुदगी का कोई माकूल जवाब पेश करने से कासर था। पुलिस के खिलाफ वो कोई बयान नहीं देना चाहता था, शायद इसलिए कि वो कासिम अली की वजह से बराह रास्त मुझे अपना दुश्मन समझ रहा था। इसलिए कि जब नदीम ने उसे अगवा किया था तो मैं भी उससे मिल चुका था। बहरहाल निरंजन की परेशानी काबिले दीद थी। गुमशुदगी के दौरान ही उसकी तरफ से जमानत कबल अज गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त अदालत के सामने पेश की गई थी, वो इस बात की दलालत के लिए काफी थी कि निरंजन लाल ने दीदा दानिस्ता 2 रोज तक खुद को कानून की नजरों से दूर रखा था। इस अहम नुक्ते से ना सिर्फ ये कि कासिम अली के बयान को अहमियत हासिल हो गई थी, बल्कि सिराज के बिछाए हुए जाल को भी और मजबूत कर दिया था। पुलिस की जानिब से जमानत की हुक्म को नामा को मनसूख करने और निरंजन लाल का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त पेश की गई, लेकिन अदालत ने जुर्म की सेहत को मलहूज़े खातर रखते हुए उसे रद्द कर दिया। अलबत्ता निरंजन लाल को इस बात के लिए पाबंद कर दिया गया कि वह पुलिस या अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के बगैर शहर से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने फौरी तौर पर बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। सिराज ने भी वालिद साहब को यही समझाया था कि निरंजन लाल हो सकता है मुझे फरीक बनाने की कोशिश करे, और ऐसी सूरत में अगर मैं मुल्क से बाहर चला गया तो मेरी पोजीशन कानून की नज़र में मशकूक हो सकती है। वालिद साहब चौंका खुद DIG के ओहदे पर पहुंचने के बाद मुलाजमत से सुखदोश हुए थे, इसलिए सिराज की बात उनकी समझ में आ गई। वैसे मैंने इस रात पर तहफ़्फ़ुज़े मातकद्दम के तौर पर ड्राइवर की शक्ल में एक सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर रख लिया था। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में बैठा ज़रूरी फाइलों का मुताला कर रहा था जब नदीम अंदर दाखिल हुआ और मुझे फाइल बंद कर देना पड़ी। खिलाफ तवक्का नदीम उस रोज कुछ ज्यादा ही हशाश नजर आ रहा था। यहाँ मैं एक अहम बात ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि जब से निरंजन लाल के बारे में खबरें अखबार में शाया होने शुरू हुई थी, नदीम का बेशतर वक्त मेरे साथ गुजरता था। मैंने उससे पूछा नहीं था, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर था कि उसने अपने ख़ास और वफादार गुर्गों को भी मेरी हिफाजत के लिए तैनात कर रखा होगा। खैरियत, मैंने उसके चेहरे पर मचलने वाली शोक मुस्कुराहट को बेगौर महसूस करते हुए दरियाफ्त किया। कोई ख़ास बात? पहले आरफा के हाथों बनी हुई गर्मा गर्म काफ़ी पिलवाओ, फिर बताऊंगा। उसने हस्बे मामूल बेतकल्फ़ी का मुजाहरा किया और मुझे मजबूरन उसकी फरमाइश पूरी करनी पड़ी। काफ़ी का पूरा कप डकार लेने के बाद वो यकलक संजीदा हो गया। कुछ देर तक मेरे चेहरे को घूरता रहा, फिर एक सर्द आह बकर बोला, जानते हो मैं इस वक्त तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? सॉरी, मुझे इल्मे गैब से कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने स्पार लहजे में जवाब दिया। हमारी शगीर्दी सिदक दिल से कबूल कर लो, हर बात रोशन की तरह रुबायां हो जाएगी। बख्शो बई बिल्ली चूहा, ना ना, नदीम ने मेरा जुमला काटते हुए कहा। अब चूहे के लंडोरे रहने के दिन खत्म हो गए। कहाँ से आ रहे हो? मैंने उसकी बात का मफहूम कुछ समझते हुए पूछा। नसीम के पास से उठकर सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, नदीम ने कहा और फिर कड़वा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने आज नसीम से 2 टोक फैसला कर ही लिया। क्या फैसला हुआ? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। बहुत बुरा हुआ, नदीम ने मायूस लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब?
मतलब ये कि वो बगैर किसी दंगा फसाद और चू चला के मुझ जैसे शख्स को कबूल करने पर आमादा हो गई। मुझे नदीम के जुमले पर हंसी आ गई। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मुझे दफ्तर के बहुत सारे ज़रूरी काम निपटाने थे, लेकिन उसने एक ना सुनी और ज़बरदस्ती अपने साथ मुझे घसीट कर ले गया। फिर रास्ते में मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो 2 रोज़ बाद नहायत सादगी के साथ महज चंद मखसूस वाकफकारों की मौजूदगी में नसीम को अपनी शरीके हयात बनाने का फैसला कर चुका है। और हुआ भी ऐसा ही। नसीम 2 रोज बाद दुल्हन बनकर उसके घर में मुंतकिल हो गई। उस रोज नजीम की जिम्मेदारी से समुकदोश होने के बाद मुझे बेपनाह मसरत हासिल हुई थी। निरंजन केस वाला अदालत पेश हो चुका था। खिलाफ तवक्का उसने मुझे या मेरी फिल्म को फरीक बनाने की कोशिश नहीं की थी। शहर के 3 चोटी के वकील उसकी जानब से केस की पैरवी कर रहे थे। अखबारात हर पेशी की रूदाद नमक मिर्च लगाकर अवाम तक पहुंचा रहे थे। पुलिस केस के जवाब में निरंजन लाल ने अपने बयान में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नादर कंस्ट्रक्शन में मुलाजमत से बेशतर कासिम अली ने निरंजन लाल की फिल्म में मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मुलाजमत नहीं मिल सकी, जिसके बाद वो ये धमकी देकर चला गया कि वो हर कीमत पर निरंजन लाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बदनाम करने की कोशिश करेगा। और ये मौका उसे उस वक़्त हासिल हो गया जब पुलिस ने सेठ परशोत्तम के घर होने वाली डकैती की वारदात में लूटे गए माल समेत उसके घर से गिरफ्तार किया था। जब तक वह हालात में रहा उसने निरंजन लाल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद उसने एक बार फिर निरंजन लाल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसके खिलाफ झूठा बयान दे डाला। जवाबी बयान के साथ कुछ मोतबर लोगों की फहरिस्त भी थी, जिन्होंने अदालत के रूबरू पेश होकर कासिम अली के खिलाफ गवाही दी थी। मुझे यकीन था कि निरंजन लाल ने इन गवाहों को दौलत के बलबूते पर खरीद लिया होगा। 25,000 के बेरर चेक के बारे में निरंजन लाल के दफ्तर के एक जिम्मेदार मुलाजम ने यह बयान दिया था कि वो इस चेक को कैश कराने बैंक गया था, जहां इत्तेफाक से कासिम अली भी अपने किसी साथी के साथ मौजूद था, जिसने मौका पर ऐन उस वक़्त चेक को झपट लिया जब उसे काउंटर पर पेश किया गया था। इस जमन में मुतलका बैंक के काउंटर क्लर्क ने अदालत में पेश होकर निरंजन लाल की तरफ से गवाही दी थी और कासिम अली को शिनाख्त भी कर लिया था। बैंक पर तैनात ड्यूटी गार्ड का बयान था कि जिस वक़्त वो वारदात पेश आई इस वक़्त वो बाथरूम गया हुआ था, इसलिए वो कासिम अली को भागते हुए नहीं देख सका। अलबत्ता उसने कासिम अली को अंदर आते देखा जरूर था और उसे अदालत के सामने शिनाख्त भी किया गया था। अदालत की कार्रवाई होती रही, एक के बाद दूसरी तारीख पड़ती रही। मेरे अलावा खुद सराज भी जाती ख्याल यही था कि केस का फैसला निरंजन लाल के हक में होगा, लेकिन इसके साथ ही हमें इस बात की खुशी थी कि निरंजन लाल का नाम अखबारों के जरिए खासा उछल चुका है। एक रोज पेशी के बाद मैंने सराज से मुलाकात करके कहा, मुझे केस से ज्यादा कासिम अली की फिक्र दामनगीन है। अगर निरंजन लाल केस जीत गया तो कासिम अली डकैती के अलावा झूठा मुकदमा कायम करने के सिलसिले में और ज्यादा फंस जाएगा। मैं इस बात से गाफिल नहीं हूँ, सराज ने कहा। मैंने हर तरह से केस को मजबूत बनाकर पेश किया था, लेकिन निरंजन लाल की दौलत ने आपके केस को कमजोर कर दिया। नदीम जो मेरे साथ ही था बड़ी संजीदगी से बोला। इसके वकीलों ने अस्तगासा की मजबूत कहानी की धज्जियां उड़ा दी और अब कासिम अली की जिंदगी को भी खतरा लाहक हो गया। वो किस तरह? सराज ने पूछा। आपका क्या ख्याल है? निरंजन लाल के अपनी शोहरत को पहुंचने वाले धचके का इंतकाम नहीं लेगा? नदीम ने कहा। उसके जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता और इतनी खूबसूरती से अपने दुश्मन को रास्ते से हटाता कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दम घुटने या अचानक पड़ने वाली दिल के दौरे की कहानी सुनाती। साइंस अब बहुत तरक्की कर गई है माय डियर मिस्टर सराज। जुराइम की दुनिया के तौर तरीके भी अब बड़े साइंटिफिक हो चुके हैं। मैं इस केस की नोयत समझ रहा हूँ, सराज ने हाथ मलते हुए कहा। हैरत तो इस बात पर है कि मैंने जो गवाह कासिम अली की तरफ से खड़े किए थे वो भी अदालत के सामने मुनहरफ हो गए। मैंने आपसे कहा भी था कि इंसान को आहनी हथकड़ियां पहनाकर जकड़ा जा सकता है, लेकिन नादीदा शैतानी कुव्वतों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। मैंने कुर्सी पर बहली बदलते हुए कहा, मुझे निरंजन लाल की जीत या हार की कोई परवाह नहीं। मेरी दिलचस्पी कासिम अली की जात से है। हमें अब सिर्फ इस बात पर गौर करना चाहिए कि कासिम अली को सेठ परशोत्तम वाले डकैती केस से किस तरह गुलू खलासी मिल सकती है।
मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको मायूसी ना हो, सराज ने जवाब दिया और फिर बोला, निरंजन लाल अपनी गुमशुदगी के सिलसिले में शहर से बाहर होने का जो मौक़िफ़ पेश किया है, उसके गवाह भी ऐसी बाइज्जत और आला ओहदों पर फायद अफराद हैं कि अदालत भी उनको झुठलाने से गुरेज कर रही है। मोहब्बत और जंग में हर हरबे का इस्तेमाल जायज होता है, नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा ना होता तो शायद कोई भी मुकदमा अदालत तक ना जाता, मुजरिम खुद अपने आप को सजा दे लिया करता। मैंने कासिम अली के सिलसिले में एक बार कालका को याद किया, लेकिन उसकी जानब से इशारा नहीं मिला। शंकर भी मंजर आम से हट गया था, मगर मेरी इत्तला के मुताबिक वो रूपनगर में अपने झोंपड़े तक महदूद होकर रह गया था। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अंदर ही अंदर कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। शंकर से किसी शराफत की तवक्का नहीं की जा सकती थी। पिंडत बंसीदार वाले मामले में सफेद रेश कंबल पोश बुजुर्ग की भी खफा हो गए थे, लेकिन उनका दिया हुआ तोहफा अंगूठी की सूरत में बदस्तूर मेरी उंगली में मौजूद था। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि आज तक वो मुतबरक अंगूठी मेरे सिवा किसी और को नजर नहीं आ सकी थी। बुजुर्ग की हिदायत भी यही थी कि मैं इसके सिलसिले में अपनी जुबान हमेशा बंद रखूं। जिस रोज निरंजन लाल वाले केस का फैसला सुनाया जाने वाला था, उस रोज अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। मेरे और नदीम के अलावा निरंजन भी अगली नशस्तों पर सीना ताने बैठा था। सराज कुछ ज्यादा ही नर्वस नजर आ रहा था, शायद इसलिए कि उसे इस बात का इल्म पहले से हो चुका था कि केस का फैसला क्या होगा। फाजिल मजिस्ट्रेट अपनी कुर्सी पर बैठा सामने रखी हुई फाइल को देख रहा था। हर फर्द की नजरें मजिस्ट्रेट के चेहरे पर मरकूज थी, लेकिन फिर इससे बेशतर कि मजिस्ट्रेट अपना फैसला पढ़कर सुनाता। अदालत में शहर का नामी ग्रामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर धनराज मूंछों पर ताव देता और सीना ताने दाखिल हुआ। फिर उसने बराह रास्त मजिस्ट्रेट से मुखातब होकर कहा, आज धनराज आपकी सेवा में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कारण हाजिर हुआ है। क्या कहना चाहते हो? मजिस्ट्रेट ने धनराज को नापसंदीदा नजरों से घूरते हुए कहा। कासिम अली निर्दोष है महाराज, धनराज ने संजीदगी से कहा। सेठ परशोत्तम के घर मैंने डाका मारा था। कासिम अली मेरे मकान के करीब रहता है, इसलिए मैंने लूट का सामान उसके मकान के कमरे में रख दिया। मेरा इरादा था कि 2-4 रोज बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा तो वो सामान वहां से हटा दूंगा, लेकिन किसी हराम के तुखम ने पुलिस को मुखबरी कर दी और कासिम अली कानून के चुंगल में फंस गया। जीवन सबको प्यारा होता है मजिस्ट्रेट साहब, इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन आज मुझे ख्याल आया कि अगर मेरे करतूतों की सजा किसी और को सुनाई गई तो मेरे मन को कभी शांति ना मिलेगी। वो लोग और पुलिस के कारिंदे जो मेरा नाम सुनकर कांपते हैं, वो भी धनराज को नामर्द कहकर पुकारेंगे। इसी कारण मैं आपके सामने पेश हो गया हूँ, धनराज ने बदस्तूर ठोस आवाज में कहा। कासिम अली एक शरीफ और डरपोक आदमी है, उसे मैंने ही शरी निरंजन लाल के खिलाफ बयान देने को कहा था। इनकार करने की सूरत में मैंने उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। कासिम अली को भी जीवन प्यारा था, इसलिए वो धनराज का हुक्म मानने से इनकार नहीं कर सका। धनराज ने कासिम अली की तरफ देखकर बदमाशों जैसे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इस भले मानस को तो ये भी पता नहीं कि इसके मकान और हर कमरे की एक एक चाबी मैंने भी बनवा रखी थी। ये तो मेरे हुक्म के अनुसार कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार हो गया। धनराज, मजिस्ट्रेट की पाठदार आवाज गूंजी, क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? तुम्हारा बयान तुम्हें फांसी के तख्ते तक भी ले जा सकता है, तुम्हें लंबी सजा भी हो सकती है। फांसी का फंदा? धनराज ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। धनराज के लिए फांसी का फंदा उस लहकते महकते गजरे से ज्यादा हकीकत नहीं रखता जो किसी वैश्या के कोठे पर किसी नए पंछी पखेरू को फांसने के कारण बड़े लाड से उसके गले में डाला जाता है। रही लंबी सजा तो धनराज को जेल खानों की हवा हमेशा रास आती है। इस चार दीवारी के अंदर तो एक अजीब स्वाद होता है, वहाँ केवल अपना राज होता है, क्या समझे? गिरफ्तार कर लो इसे, मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया तो अदालत में मौजूद मसला पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। धनराज ने कोई मज़ाहमत नहीं की, अजीब नजरों से कासिम अली को देखकर मुस्कुराता रहा। अदालत में धनराज की अचानक आमद और बसात खिलाफ तवक्का पलट जाना हर शख्स के लिए तज्जुब खेज था। मैं भी इसी बारे में गौर कर रहा था कि अचानक मेरे कानों में कालका की सर्द आवाज गूंजी, तुम्हारे ऊपर कोई दोष न आने पाए, इस कारण मैंने कासिम अली को दूध की मक्खी की तरह केस से बाहर निकाल दिया। अब मैं जा रही हूँ,
परंतु जानते जानते एक बार फिर तुमको मशवरा दे रही हूँ कि मेरा कहा मान लो, कहीं दूर चले जाओ, वरना सारा जीवन हाथ मलते रह जाओगे। मैंने जवाब में कालका से कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो अपना काम पूरा करके वापस लौट गई थी। मैं संजीदगी से कालका के मशवरे पर गौर करने लगा। जिस रोज धनराज ने अदालत के रूबरू अपने जुर्म का इकरार किया, उसके तकरीबन 10 रोज बाद कासिम अली को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। लेकिन जिस रोज वो बरी हुआ, उसके दूसरे ही रोज वो एक हादसे का शिकार हो गया। उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत काफी तशवीशनाक थी। मुझे जिस वक्त उस हादसे की इतला मिली, उस वक्त नदीम भी मेरे पास मौजूद था। चुनाचा हादसे की खबर मिलते ही हम दोनों बर्क रफ्तारी से अस्पताल पहुंचे, जहां कासिम अली बिस्तर पर पड़ा मौत और ज़िसत की कशमकश में मुब्तला था। उसको खून दिया जा रहा था। डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने की खातिर जान तोड़ कोशिश कर रहे थे। टोनी ने मुझे अलादगी में ले जाकर बताया कि हादसे की वजह से कासिम अली के पैरों की हड्डियां टूट चुकी हैं। रीढ़ की हड्डी भी बुरी तरह मुतासर हुई है। लेकिन डॉक्टरों का मशवरा था कि पहले मरीज के दिल की कैफियत और तनफ्फुस को बहाल किया जाए, उसके बाद टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर उसका प्लास्टर किया जाए। मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका था कि कासिम अली को रुक रुक कर सांस आ रही थी। हादसा कब और किस तरह हुआ, मैंने मास्टर टोनी से पूछा। कासिम अली सड़क अबूर करके साइड पर आ रहा था कि एक बर्क रफ्तार कार उसको टक्कर मारती हुई गुजर गई। मास्टर टोनी ने मुझे बताया, मजदूरों ने इस हादसे को अपनी नजरों से देखा है। उनका ख्याल है कि जिस कार से हादसा पेश आया था, या तो उसके ब्रेक खराब थे, या फिर उसे ड्राइवर करने वाले ने इतनी पी रखी होगी कि उसको सिरे से इस हादसे का इल्म ही ना हो सका। इसलिए कि हादसे के बाद भी कार की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। क्या किसी ने गाड़ी के नंबर नोट नहीं किए थे? नदीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। फिर जब मास्टर टोनी ने गाड़ी के नंबर बताए तो मुझसे यह कहकर चला गया कि एक जरूरी फोन करके वापस आता है। मास्टर टोनी के हादसे की रुदाद सुनने के बाद मैं दोबारा कासिम अली के बिस्तर के करीब आ गया, जहां उसके दिल की धड़कन यही महसूस हो रहा था कि उसे सांस लेने में खासी दुश्वारी हो रही है। वो आंखें बंद किए बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था ताकि वो दर्द की अजियतनाक शिद्दत से निजात हासिल कर सके। उनका ख्याल था कि कासिम अली को दोबारा होश आने में 4-5 घंटे लगेंगे। कासिम अली के जख्मों से अभी तक खून रस रस कर जिस्म पर बंधी पट्टियों को सुर्ख कर रहा था। मुझे अपने अमले के हर फर्ज से मोहब्बत थी। मेरे लिए उनकी जिंदगियां किसी मशीन के ऐसे पुर्दे से कम अहम नहीं थी जिसके मुतासर हो जाने से मशीन ठप हो सकती थी। मेरी कामयाबी मेरे अमले का बहुत हाथ शामिल था। उनकी जिंदगियां मेरे लिए बहुत कीमती थी। चुनाचा मैं पास खड़े डॉक्टर से पूछा, आपका क्या ख्याल है मरीज के बारे में? अभी कोई बात पूरे यकीन से नहीं कही जा सकती। डॉक्टर कासिम अली ने की नब्ज से हटाते हुए सरगोशी की। 36 घंटे गुजर जाने के बाद ही कोई हतमी नतीजा अखद किया जा सकता है। लेकिन एक बात तय है, मरीज को अपने कदमों पर खड़े होने में खासी मुद्दत दरकार होगी। एक बात और भी मुमकिन है। वो क्या? मैंने तेजी से सवाल किया। हो सकता है कि तंदुरुस्त होने के बाद मरीज के जिस्म का कुछ हिस्सा मफलूज हो जाए। आप इसकी भी फिक्र ना करें, मैंने कहा। अपने आदमी की जिंदगी बचाने की खातिर मैं बड़ी से बड़ी कीमत भी अदा कर सकता हूँ। हमारा काम कोशिश करना है, जिंदगी बचाना खुदा के इख्तियार में है, डॉक्टर ने जवाब दिया। कासिम अली की मौत निरंजन लाल को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला नहीं कर सकती थी, अलबत्ता उसके इंतकाम की आग को जरूर सर्द कर सकती थी। मैं अभी इस हादसे के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रहा था कि नदीम कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नजर आने वाली गुस्से और उलझन की मिली जुली अलामतें इस बात की गमाजी कर रही थीं कि उसके पास कासिम अली को पेश आने वाले हादसे से मुतअल्लिक कोई अहम खबर मौजूद है। मेरे करीब आकर उसने एक नज़र कासिम अली पर डाली, फिर दबी जुबान में बोला, जिस कार से हादसा पेश आया है या तो उसके नंबर गलत बताए गए हैं या फिर जानबूझकर गलत नंबर प्लेट इस्तेमाल की गई। नदीम ने अपना निचला होंठ चबाते हुए कहा, मैंने फोन पर उस नंबर से मुतल्लिक तफसीर मालूम कर ली है। मेरा ख्याल है कि कासिम अली को जानबूझकर मारने की कोशिश की गई है। और क्या? मैं नदीम के अचानक खामोश हो जाने को महसूस करते हुए पूछा। अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, नदीम ने बड़े सफाक लहजे में जवाब दिया।
तुम ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि कमीने और अय्यार दुश्मन से किस तरह निपटा जाता है, लेकिन इस तरह तो मुफ्त में बेगुनाहों का खून। कासिम अली की निगाहों के सामने मौत और जिंदगी की कश्मकश से दो चार था। नदीम ने मेरा जुमला काटते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि इसका क्या कसूर है? क्या तुम इसके बाद से इनकार कर सकोगे कि इस गरीब को तागूती कुव्वतों ने या फिर तुम्हारे DSP सराज साहब ने अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है? नदीम के लहजे में दरिंदगी आती गई। क्या तुम कासिम अली के जिस्म से बहने वाले खून या उसकी जिंदगी की कीमत का कोई तयन कर सकते हो? नहीं मेरे दोस्त, कासिम अली का खून रायगा नहीं जाएगा। नदीम जो कुछ कह रहा था वो अपनी जगह दुरुस्त था। कसीनो के कारोबार से वाबस्ता होने के बावजूद अभी उसके अंदर का इंसान जिंदा था। कासिम अली को पेश आने वाले हादसे ने उसे बहुत ज्यादा असर लिया था, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि कासिम अली का हादसा मौत के शैतानी रक्स या खून की होली का रंग इख्तियार कर ले। मैं अभी नदीम को समझाने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक कासिम अली ने आंखें खोल दी। उसके होंठों को जुम्बश हुई, फिर उसकी कमजोर और नहीफ आवाज में मेरे कानों से टकराई। वो अटक अटक कर मुझसे कह रहा था, सर मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। मुझे कासिम अली के होश में आने पर हैरत हुई। कुछ देर बेशतर डॉक्टर बड़े वसूख से कह रहा था कि उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है, उसका असर 4-5-6 घंटे तक बरकरार रहेगा। लेकिन मैंने अपनी हैरत को छुपाते हुए कासिम अली के ऊपर झुककर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़ी अपनाई से कहा, कहो कासिम अली, मैं सुन रहा हूँ। सर मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप निरंजन लाल से दोस्ती कर ले, वरना क्या? मैंने कासिम अली की बात पर चौंकते हुए वजाहत चाही, लेकिन शायद उसकी सांसें पूरी हो चुकी थीं। उसके होंठ आखिरी बार कपाए। वो जवाब में कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसके मुंह से खून उबला और फिर वह दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन एक सिमट ढल गई। उसकी आंखें अपने हालकों में पथरा जाने के बावजूद मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। नर्स डॉक्टर को बुलाने की खातिर तेजी से बाहर की जनब लपकी। मैंने हाथ बढ़ाकर कासिम अली की आंखों को बंद किया तो मास्टर टोनी उसकी लाश से लिपट गया था और बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर रोने लगा। नदीम बड़ी शिद्दत से अपना निचला होंठ दांतों तले दबाए हुए था। शायद इस तरह वह अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। 2 घंटे बाद जब हम कासिम अली को लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करने के बाद घर वापस जा रहे थे, उस वक्त भी नदीम किसी गहरी सोच में मुतफरक था। उसके चेहरे के तासरात इस बात की तर्जुमानी कर रहे थे कि वो अपने अंदर उठने वाले तूफान की शिद्दतों पर काबू पाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। मैंने उसकी निगाहों में बरकते हुए शोलों को हवा नहीं दी, खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। हालात के पेश नज़र अब मुझे भी इस बात का यकीन आ चुका था कि कासिम अली की मौत महज एक इत्तफाकी हादसा नहीं थी। वह तभी मौत नहीं मरा, उसे मारा गया था। उसकी मौत की पुष्ट पर भी तागूती कुव्वतों और निरंजन लाल का हाथ था। मेरे अपने जहन में भी गर्म आंधी के तेज झक्कर चल रहे थे, लेकिन मैंने इसका इजहार नहीं होने दिया। मुझे इस बात का इल्म था कि नदीम मौत और जिंदगी की जंग के सिलसिले में कुछ ज्यादा ही इंतहा पसंद वाक़या हुआ था। मेरे दिल का हाल जान लेने के बाद ज्यादा खतरनाक हो सकता था। वो मुझे पहले भी अजीज था, नसीम से शादी हो जाने के बाद कुछ ज्यादा अजीज हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि वह शैतानी कुव्वतों के सामने सीना सुपर हो जाए। उसकी ज़िंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी थी। मैं कासिम अली की मौत को आसानी से फरामोश भी नहीं कर सकता था। शायद वह मेरी ही वजह से मंजर आम पर आकर हालात का शिकार हुआ था। उसके आखिरी जुमले मेरे कानों में बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे। उसने मरने से बेशतर मुझसे अजीब बेबसी के आलम में अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं निरंजन लाल से दोस्ती कर लूं, वरना उसके आगे वह जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था। लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो जुमला उसके अपने दिल की आवाज़ नहीं था। फिर उस आखिरी ख्वाहिश के इजहार पर उसे किसने मजबूर किया था? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, जहन कहीं और था। लेकिन फिर अचानक एक वीरान सड़क पर मोड़ काटते ही मुझे फुल ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक देना पड़ा। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही थी। वो 100% शंकर ही था, जो अपनी तमाम तरखबास्तों के साथ सनसान सड़क के बीचों बीच सीना ताने खड़ा था। हमारा दरमियानी फासला बेमुश्किल 3 फुट रहा होगा। मैंने नदीम को बड़ी फुर्ती से जेब से मशीनी पिस्टल निकालने देखा। वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसका हाथ पूरी कुव्वत से थाम लिया। मुझे डर था कि वह शंकर की नापाक
कुव्वतों के मुकाबले में ज्यादा देर नहीं टिक सकेगा। फिर इससे बेशतर कि मैं नदीम से कुछ कहता, मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। शंकर और हमारी गड़ी के दरमियान अचानक स्याह रंग का एक सांप नमूदार हुआ, जो कुंडली मारे फिजा में अपने फन लहरा रहा था। कालका मेरे जहन में छनाका सा हुआ। वो पहला इत्तेफाक था जब मैंने कालका और शंकर को दू बदू देखा था। मैं बड़ी संजीदगी से बात पर गौर कर रहा था कि अगर इन दो शैतानी कुव्वतों के दरमियान टकराव हो गया तो जीत किसकी होगी। वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि एक लम्हे के लिए नदीम बेहैरत अदा हो गया। मशीन पिस्टल बदस्तूर उसके हाथों में था। कबल इसके वो जल्दबाजी में कोई फैसला कर बैठता। मैंने उसे होशियार करते हुए कहा, खबरदार गोली ना चलाना। ये सब क्या है? नदीम ने तज्जुब से पूछा। ये दोनों कौन है? सांप के रूप में नजर आने वाली कालका है और दूसरा शंकर। लेकिन ये दोनों अचानक कहां से नमूदार हो गए? तुम भूल रहे हो कि शंकर सिफली का माहर है। मैंने वजाहत की। सिफलू अमल में जंतर मंतर के जरिए खबीस अरवा से काम लिया जाता है और कालका नाकाबिले यकीन कुव्वतों पर पूरी तरह कादर है, जिस रूस में चाहे नजर आ सकती है। कासिम अली को सेठ परशोत्तम वाले केस से बरी कराने में भी कालका की पुरइसरार कुव्वत हमारे काम आई थी। उसने धनराज को इकबाल जुर्म करने पर मजबूर किया था, लेकिन कासिम अली की मौत के मुंह से नहीं बचा सकी थी। नदीम ने नफरत का इजहार किया। हो सकता है कासिम अली की मौत में शंकर का हाथ हो और इस वक्त हमें ठिकाने लगाने का इरादा करके सामने न आया हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कालका के दरमियान में आ जाने से शायद वो अपनी कमीनगी का मुजाहरा ना कर सके। नदीम ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें भी सामने सड़क पर दो शैतानी मखलूक पर मरकूज थीं। कालका के अचानक दरमियान में आ जाने से शंकर इस तरह चौंका था जैसे उसे अपनी निगाहों पर यकीन ना आ रहा हो। वो पलके झपकाए बगैर उस स्याह रंग के सांप को देख रहा था जो जमीन से तकरीबन 2 फुट की बुलंदी पर फन गाड़े फिजा में लहरा रहा था। तुम कौन हो? शंकर ने स्याह सांप को मुखातब किया। जवाब में कालका ने अपना फन जोर से संगलाक सड़क पर मारा तो आग का एक शोला भड़ककर बुलंदी पर परवाज कर गया। फिजा में धुएं की एक लकीर लहरा रही थी। शंकर हैरत से उछलकर एक कदम पीछे हो गया। उसकी आंखें एक सानिये को फटी के फटी रह गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी पेशानी पर नमूदार होने वाली सलवटें दूर हो गईं। अब वो किसी नदीदा कुत्ते की तरह अपने होंठों पर जुबान फेर रहा था। उसकी आंखों में मुसर्रतें रक्स करने लगी। फिर वो बड़े खौफनाक लहजे में बोला, कालका रानी, मेरे भाग कि तूने आज मुझे दर्शन दिए। तुझे पर एक नजर जीते जागते रूप में देखने के कारण तो तेरे इस सेवक ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया था। जवाब में काली सांप की जुबान की लिपलिपाहट में कुछ और तेजी आ गई। नहीं देवी नहीं, शंकर ने तेजी से कहा, मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। मेरी शक्ति अपरंपार है, लेकिन मैं तेरे मुकाबले की हिम्मत करने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। तुझे हासिल करना तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है। मूर्ख! इस बार कालका की गलबनाक आवाज फिजा में गूंजी। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे गुरुदेव पर क्या विपदा पड़ी है? वो भी मेरी शक्ति प्राप्त करने और मुझे काबू करने के लिए धूनी जमाए बैठा था। बरसों से मन ही मन में सपने देख रहा था, परंतु उसका अंजाम क्या हुआ? क्या? शंकर ने हैरत से पूछा। क्या तूने गुरुदेव के जाप में घटाला किया था? नहीं, कालका ने साफ गोई का इजहार किया। पिंडित भंसीदार ने काली के शुभ नाम पर जो मंडल खींचा था, मैं उसे तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सका। फिर वो किसकी शक्ति थी जिसने रंग में भंग डालकर शंकर से पंजा लड़ाने की हिम्मत की है? इस बार शंकर के लहजे से गुरूर तकब्बुर झलक रहा था। शहबाज, नदीम ने बड़ी आहिस्तगी से मुझे मुखातब किया, तुम्हारा क्या मशवरा है? क्या मैं इन दोनों बलाओं को सफ़े हस्ती से मिटाने की खातिर फायरिंग शुरू कर दूं? नहीं, मैंने बदस्तूर नदीम की कलाई पर अपनी गिरफ्त जमाते हुए तेजी से कहा, ऐसी हमाकत भूल कर भी ना करना। इस वक्त जब नदीम और मेरे मुकालमों का तबादला हुआ था, काले सांप ने इस तरह अपना मुंह फेरकर हमारी जनब देखा था जैसे उसने हमारी गुफ्तगू सुन ली हो। फिर वो पलट कर शंकर से बोली, समय बर्बाद ना कर मूर्ख, ये बता कि इस घड़ी तेरे मन में क्या है? कालका के लहजे में सफाकी थी। मैं इन कीड़े मकोड़ों को दुष्ट करने का फैसला कर चुका हूँ जो निरंजन लाल से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर का लहजा सपाट हो गया। तू दरमियान से हट जा कालका रानी, मैं तुझसे विनती करता हूँ, इस ध्यान को मन से निकाल दे। कालका ने सर्द आवाज में जवाब दिया, सफेद बादलों से टकराने की कोशिश करेगा तो जल भुन कर राख हो जाएगा। ये तू कह रही है कालका रानी? तू
शंकर ने शिकवा किया, क्या तू भी मेरे दुश्मनों के साथ मिल गई है? अपनी गंदी जुबान बंद कर ले शंकर, तू नहीं जानता कल क्या होने वाला है। मुक्ति चाहता है तो वापस चला जा। देवी, शंकर ने एहतजाज किया, मैं तेरे आगे हाथ बांधकर प्रार्थना करता हूँ, मेरा रास्ता खोटा ना कर। ऊपर देख मूर्ख, कालका ने उसे समझाने की कोशिश की। आकाश पर काले बादल मंडरा रहे हैं, क्या तेरी शक्ति उन बादलों की दूसरी और सिमत देख सकती है? शंकर ने नजरें उठाकर ऊपर आसमान की जानब एक निगाह डाली, फिर कालका से बोला, मुझे तो कालो बादल भी नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कालका रानी कि तू अपने सेवक की आंखों में धूल? पापी, कालका का लहजा गजबनाक हो गया, तू और मेरी शक्ति पर शुबा कर रहा है। मूर्ख, मैं कहती हूँ कि अब भी समय बाकी है, चुपचाप वापस पलट जा और आने वाले कल का इंतजार कर। कालका रानी, शंकर बल खाकर बोला, क्या तू अपना धर्म भूलकर दुश्मनों की सहायता करेगी? शंकर, कालका बड़ी शिद्दत से गरज उठी, शंकर, मैं तेरे चरणों में अपना जीवन बलिदान कर सकता है। तू अपनी महान शक्ति से अपने इस सेवक को जो कष्ट भी देगी, मैं उसे भोगने को तैयार हूँ, लेकिन इन मुसलों के सामने घुटने नहीं टेक सकता। क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? मुझे क्षमा कर देना देवी। परंतु शंकर अब कदम पीछे नहीं हटाएगा। तू और कालका से टकराने की कोशिश करेगा। संभल पापी, कालका ने सराहते हुए लहजे में कहा। फिर वो सांप ही के रूप में हवा में उड़ती हुई लपकी और शंकर के मकरू जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। शंकर के कदम उखड़ने में देर नहीं लगी, वो कराहता हुआ सड़क पर गिरा। कालका उसके जिस्म के अतराफ अपना हल्का तंग करती जा रही थी। वो पलीद कुव्वतें आपस में गुथम गुथा थी और सड़क पर इधर उधर लौट रही थी कि अचानक आसमान पर बिजली का कड़का सुनाई दिया। फिर स्याह बादलों के भनूर ने तेजी से नीचे उतरकर दोनों को अपने घेरे में ले लिया। शहबाज, नदीम ने हैरत का इजहार किया, क्या हमारी नजरें धोखा तो नहीं खा रही? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें स्याह बादलों के बनूर पर थी, जो एक लम्हे तक तेजी से चकराता रहा, फिर बरक रफ्तारी से आसमान की समत बुलंद होता हुआ नजरों से उजल हो गया। मैंने गौर से देखा, सड़क पर अब कालका और शंकर में से कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि हमने जो कुछ देखा वो सवाए फरेब नजर के और कुछ नहीं है। नदीम ने ठोस आवाज में कहा, एक मुसलमान होने के नाते मैं इन तीन समाती खेल तमाशों पर यकीन नहीं रखता। मैंने इस बार भी नदीम की बात पर किसी अजहारी ख्याल की बजाय गाड़ी स्टार्ट करके गियर में डाल दी। मेरे जहन में कालका और शंकर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक लफ्ज गूंज रहा था। कालका का एक जुमला बतौर खास मेरे दिलो दिमाग में बाद गश्त बनकर गूंज रहा था। उसने शंकर से आने वाले कल के लिए इंतजार करने को कहा था और मैं बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था कि कालका की इस बात का मकसद क्या था, कल क्या होने वाला था। इस वक्त मैं कुछ ऐसे ही ऐसा 7 से 2-4 था जब नदीम ने मुझे और सराज को शाम की चाय पर मदऊ किया था। चाय के साथ नसीम ने जो लवाजमात तैयार किए थे वो किसी फॉरेन स्टार होटल की डिनर से किसी तरह कम नहीं थे। हम सब लान पर बैठे थे और बावर्दी बेरे बाकायदा सर्वस में मसरूफ थे। जी आप किस ख्याल में गुम है शहबाज साहब? सराज ने मुझे मुखातब किया। वह दरअसल मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे लवाजमात को अगर शाम का नाश्ता कहते हैं तो फिर डिनर किसे कहते होंगे? मैंने बात बनाते हुए कहा। आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं भाईजान, नसीम ने बड़े प्यार से कहा, वरना मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कोई बात नहीं, सराज ने बेतकल्फी का मुजाहरा किया। अगर आपने इस बार कुछ नहीं किया तो फिर कभी सही कहीं भागे तो नहीं जा रहे। आज मैं एक बात का कायल हो गया हूँ, नदीम ने सराज से कहा। वो क्या? पुलिस वालों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही नुकसान का बायस बनती है। जवाब में सराज मुस्कुराने लगा। कुछ देर तक हमारे दरमियान इसी किस्म की गुफ्तगू होती रही। हम बेतकल्लफ दोस्तों की तरह एक दूसरे से छेड़छाड़ करते रहे। फिर नाश्ते से फारग हुए तो सराज ने अचानक संजीदगी इख्तियार करते हुए मुझसे कहा, मुझे कासिम अली की मौत की इतला मिल चुकी है, लेकिन शिकवा इस बात का है कि आपने बराह रास्त मुझे इस हादसे की इतला नहीं दी। जो होना था वो हो चुका, अब पछताने से क्या हो सकता है? आपके ख्याल में क्या कासिम अली की मौत भी किसी साजिश का नतीजा हो सकती है? जी नहीं, मेरी बजाय नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। हम इस गाड़ी या इस ड्राइवर को नहीं पकड़ सके, लेकिन मुझे राहगीरों के जरिए इतला मिली है कि उस कार ड्राइवर करने वाला बुरी तरह नशे में धत था। मैंने नदीम की तरफ किन अखियों से देखा, मुझे मालूम था कि इसका जवाब हकीकत पर मबनी नहीं था। कासिम अली की मौत के बाद तो उसने काफी गमे गुस्से का मुजाहरा किया था। फिर अब सराज को टालने की
कोशिश किस लिए कर रहा था? ये सब आवाम की अदम दिलचस्पी का नतीजा है। सराज ने एक सिगार सुलगाते हुए जवाब दिया, अगर हमारी आवाम पुलिस का हाथ बटाएं और जुर्म से मुतल्लक कानून का बर वक्त मतला करते रहें तो मुजरम के बजाय फिर आवाम को पुलिस और कचहरी में पेशियां भुगतने की सजा मिलेगी। नदीम ने बर्जस्ता जवाब दिया, आप अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं। सराज ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया, हमारे दरमियान में बेशतर ऐसे ही वाक़यात हैं जो पुलिस के महकमे की बदनामी का सबब बन रहे हैं, वरना आवाम और पुलिस अगर मिलजुल कर जुराइम की तय का बेड़ा उठा लें तो जुराइम का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आ सकता है। जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मारता है? मैंने संजीदगी से कहा, आज के दौर में हर शख्स 2 और 2 को 4 करने की फिक्र में लगा हुआ है। अपनी बढ़ती हुई महंगाई और गैर बेचैनी सियासी हालात ने जिंदगी के हर शोबे को बड़ी शिद्दत से मुतासर किया है। मिस्टर शहबाज, क्या कासिम अली की मौत में नरिंजन लाल का हाथ शामिल नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब खुद नरिंजन लाल ही बेहतर तौर पर दे सकता है। नदीम के लहजे में इस बार हल्की सी तलखी भी शामिल थी। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कासिम अली ने नरिंजन लाल के खिलाफ बयान देकर खुद अपनी मौत को दावत दी ही। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ मिस्टर नदीम। सराज ने सिगार का एक तवील कश लेते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एतराफ़ भी है। अगर मैंने कासिम अली को नरिंजन लाल के तौर पर बतौर गवाह, अब इस जिक्र से क्या फ़ायदा? मैंने बात टालने की कोशिश की। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर अब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि कासिम अली की मौत में भी किसी न किसी शैतानी कुव्वत का दखल ज़रूर था। कोई खास वजह? नदीम ने पूछा। जी हाँ, सराज ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। कासिम की मौत के बाद धनराज अपने इस बयान से मुनहरफ हो गया जो उसने मजिस्ट्रेट के रूबरू बड़ी अदालत में दिया था। क्या मतलब? मैं चौंके बगैर ना रह सका। धनराज का कहना है कि उसने पहले जो बयान दिया था वो उसे सिरे से याद नहीं, और अगर उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकली थी तो शायद इस वक्त वो नशे की हालत से दो चार रहा होगा। सराज ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, उसने सेठ परशुत्तम के घर होने वाली डकैती की वारदात से अपनी कतई लाइल्मी का इजहार किया है, गोया अब वो भी सजा से बच जाएगा। नदीम मुस्कुराया। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता केस ने बड़ी पेचीदा सूरत इख्तियार कर ली है। हो सकता है नरिंजन लाल ने किसी खास मसलत की बिना पर यह तमाम ड्रामा तरतीब दिया हो। मैंने हकारत का इजहार किया। शायद वो पुलिस और कानून को यह बराबर कराना चाहता हो कि उसकी दौलत और असर सूख में कानून से ज्यादा ताकत मौजूद है। ऐसा नहीं है मिस्टर शहबाज, सराज ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए जवाब दिया। वक्ती तौर पर शायद नरिंजन लाल अपने मकसद में कामयाब हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। शायद दूसरी दुनिया में, जहाँ सिर्फ इंसान का अमाल नामा उसके हाथ में होगा। नदीम ने जहरखंद लहजे में कहा। फिर नसीम मुलाजिम के साथ काफ़ी का एहतमाम करने के बाद वापस आई तो हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का सिलसिला मुंतक़े हो गया। सराज ने काफ़ी का एक घूंट लेने के बाद बराह रास्त नसीम से कहा, मुझे आपसे एक ज़बरदस्त शिकायत है। मुझसे? नसीम चौंकी। वो क्या? आप ही की जैसी ख़वातीन ने मर्दों की आदतें ख़राब कर दी। मैं समझी नहीं। सराज की संजीदगी बरकरार देखकर नसीम ने हैरत से कहा, एक दो बातें हों तो बताऊं। सराज ने इस बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक तो इतना ज़बरदस्त नाश्ता और उसके बाद इतनी शानदार काफ़ी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी न किसी बहाने रोज़ाना यहाँ आना शुरू कर दूं और मिस्टर नदीम को यह कहने का मौका मिल जाए कि नाश्ते और काफ़ी पर खर्च होने वाली रकम का तो कोई मलाल नहीं। परेशानी इस बात की है कि पुलिस वालों ने घर देख लिया। सराज ने वह जुमला कुछ ऐसे अंदाज में कहा था कि मेरे और नदीम के अलावा खुद नसीम भी अपने बेसाख्ता कहके को जब्त ना कर सकी। लेकिन अभी हमारे कहके फिजा में गूंज रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी और नसीम ने गोल मेज पर रखे हुए फ़ोन का रसीद उठाकर कान से लगा लिया। फिर उसने रसूल सराज की जान बढ़ाते हुए कहा, आपकी कॉल है। हेलो, DSP सराज स्पीकिंग। सराज ने माउथ पीस में कहा, मगर फिर दूसरी जानब से उसे कोई ऐसी ही इतला मिली थी जिसके सबब वो बेहद संजीदा नजर आने लगा। कुछ देर वो दूसरी जानब से की जाने वाली बात सुनता रहा। फिर उसने सिगार घास पर डालकर उसे पैरों से रगड़ते हुए कहा, SHO से कहो कि वो मेरा इंतज़ार करे और जब तक मैं ना पहुंचूं ज़ाब्ते की कोई कार्रवाई ना की जाए। किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लाशों को भी इसी हालत में पड़ा रहने दो। ठीक है, तुम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को फ़ोन पर जल्द अज जल्द मौका वारदात पर पहुंचने की ताकीद करो।
मैं ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। सिराज ने रसूल कैडर पर रखा तो मैंने ताज्जुब से पूछा, कोई खास वारदात हो गई है? हाँ, और इस वारदात का ताल्लुक भी निरंजन लाल के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से है। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए सवाल किया। अब क्या हो गया? पूरी तफसील तो मुझे मौका वारदात पर पहुंचने के बाद ही मालूम होगी, लेकिन फोन पर जो इतला मिली है उसका लब्बे लबाब ये है कि निरंजन लाल के दफ्तर में डाका पड़ा है जिसमें 4 आदमी मारे गए और तकरीबन 1.5 लाख की रकम भी डाकू लूट कर ले गए हैं। इतला के मुताबिक निरंजन लाल के कैशियर ने आज ही बैंक के अमले की तनख्वाह का चेक कैश कराया था। कुछ लोगों को तनख्वाह अदा कर दी गई और जो बाकी थे उनके नाम के लिफाफे तैयार किए जा रहे थे कि 4 नकाब पोश खुद कार आतिशी असला लिए दाखिल हुए और 4 आदमियों को मोड़ के घाट उतार कर रकम लूट ले गए। 2 गार्ड शदीद जख्मी हालत में पाए गए। डाकुओं ने इनका असला भी लूट लिया है। इस वारदात में किसका हाथ हो सकता है? मैंने हैरत से पूछा। बज़ाहिर ये आम डकैती का केस मालूम होता है, सिराज ने जवाब दिया। फिर हमसे इजाजत तलब करता हुआ तेजी से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सिराज के जाने के बाद किसी ख्याल के तहत मैंने नदीम के चेहरे को बगौर देखा। बज़ाहिर वो बिल्कुल नॉर्मल और बेपरवाह नजर आ रहा था। मैंने नसीम की मौजूदगी में उसे खरीदने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे जहन में ना जाने क्यों ये ख्याल बड़ी सूरत से उभर रहा था कि कहीं इस डकैती की पुष्ट पर नदीम का हाथ तो नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद था कि कासिम अली की दर्दनाक मौत के बाद अस्पताल से लौटते वक्त नदीम ने मुझसे बड़े जज्बाती लहजे में ये बात कही थी कि कासिम अली का खून रायगा नहीं जाएगा। कुछ देर के बाद नसीम उठकर किसी काम से गई तो मैंने नदीम से पूछा, निरंजन लाल के दफ्तर में पड़ने वाले डाके और 4 आदमियों के कत्ल हो जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका जवाब तो पुलिस सुराग लगाने के बाद ही दे सकती है, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। फिर भी मैंने ये बात घुमाकर पूछने की कोशिश की। हो सकता है कि ये केस आम डकैतों जैसा हो। शहर में इस किस्म की लूट मार और कत्लो गारतगरी की खबरें आए दिन अखबारात में शाया होती रहती हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस किस्म के केस अब रोजमर्रा का मामूल बन चुके हैं तो बेजाना होगा, लेकिन मैंने जानबूझकर अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। लेकिन क्या? नदीम ने वजाहत चाही। मेरा ख्याल है कि निरंजन लाल का शुबा इस केस में भी हमारे ही ऊपर हो सकता है। मुमकिन है, लेकिन इस बात को साबित नहीं कर सकेगा, इसलिए कि जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त महकमा पुलिस का एक जिम्मेदार और दयानतदार अफीसर हमारे साथ मौजूद था। नदीम का लहजा इस बार मैंने खेज था। गोया मैंने जो अंदाजा लगाया है वो गलत नहीं है। मैंने बड़ी संजीदगी से नदीम को घूरते हुए कहा, मैं जिस माहौल में सांस ले रहा हूँ मेरे दोस्त, उसके तौर तरीके उस महज़्ज़ब माहौल से मुख्तलिफ हैं जिसमें तुम्हारी तरबियत हुई है, इसलिए तुम अपने ज़हन को परेशान मत करो। नदीम ने मेरे शुबे का एतराफ़ करते हुए बड़े सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं मौत को बरहक और अटल समझता हूँ, इसलिए देव मालाई करदारों से भी मुझे कभी किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ और अभी तो इब्तिदा ही हुई है। इब्तिदा हुई है? इब्तिदा से तुम्हारी क्या मकसद है? मैंने चौंकते हुए सवाल किया। क्या तुमने अपने जहन में कुछ और खतरनाक मंसूबे भी बना रखे हैं? शतरंज का खिलाड़ी 2 चालें एक साथ नहीं चलता, नदीम ने काफी का घूंट लेकर बेपरवाही से कहा, लेकिन दूसरे खिलाड़ी की जानिब से चलने वाली चाल का तोड़ जरूर सोच लेता है और वही खिलाड़ी कामयाब कहलाता है। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस डकैती की वारदात के जवाब में निरंजन लाल की तरफ से भी कोई कार्रवाई मुमकिन हो सकती है? होनी चाहिए, नदीम ने अपने जुमले पर जोर देते हुए कहा। उसकी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी जवाबी इंतकाम से खुद को बाज ना रख सकता। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या निरंजन लाल को इस बात का यकीन होगा कि मौजूदा डकैती में हमारा ही हाथ शामिल है, जबकि इस बात का इल्म खुद मुझे भी नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जिस माहौल में सांस ले रहा हूँ उसके तौर तरीके तुम्हारी महज़्ज़ब दुनिया से खासे मुख्तलिफ होते हैं और कासिम अली की मौत के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि फरिश्ता अजल भी अगर निरंजन लाल की रूह कब्ज करने जाए तो वो उसे भी हमारे ही कोई हरकारा समझेगा। लेकिन प्लीज शहबाज, नदीम ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, तुम इन बातों में अपना कीमती वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन नसीम के दोबारा आ जाने से मुझे मजबूरन गुफ्तगू का मौजू बदलना पड़ गया। शाम को सिराज ने मुझे फोन करके डकैती की जो तफसील बताई वो आम डकैतों से मिलती जुलती थी। सिराज के बयान के मुताबिक
डाकुओं की तादाद अच्छे अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें से 4 ने दफ्तर के अंदर घुसकर रकम लूटी और मज़ाहमत करने वालों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। एक डाकू बाहर गेट पर मौजूद था, जबकि उनका छठा साथी बाहर खड़ी हुई वैन में मौजूद था। जो लोग तनख्वाह के लिफाफे तैयार कर रहे थे, उनकी तादाद कैशियर समेत कुल 9 अफराद पर मुश्तमिल थी। जो लोग जिंदा बच गए थे, उनमें वो कैशियर भी शामिल था, जिसने सुबह बैंक से कैश निकलवाया था। उन लोगों के बयान के मुताबिक तमाम डाकुओं ने अपने चेहरे पर इस तरह नकाब पहन रखी थी कि उनकी आंखों के सिवा चेहरे का कोई और हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। कुर्बो जवार के लोगों के बयान के मुताबिक उन्होंने कोई गोली चलने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। वो वैन जिसके नंबर नोट किए गए थे और जिसे डाकुओं ने इस्तेमाल किया था, वो एक मकामी फिल्म की थी, जिसे वारदात से सिर्फ 1 घंटे पहले छीना गया था, जिसकी इतला मुतलका थाने में दर्ज करा दी गई थी। वैन के ड्राइवर के बयान के मुताबिक इस वक्त वो ड्राइवर सीट पर बैठा दफ्तर की छुट्टी का इंतजार कर रहा था, जब किसी ने अचानक पुश्त से उसके सर पर इतना शदीद वार किया कि वो कुछ समझने से बेशतर ही बेहोशी की हालत से 2-4 हो गया। दोबारा होश आने पर उसने खुद को एक अस्पताल में पाया था। वारदात के तकरीबन 20 मिनट बाद डकैती में इस्तेमाल की जाने वाली वैन शहर के एक सुपरमार्केट के बाहर खड़ी हुई मिली थी, लेकिन फिंगरप्रिंट के माहिरीन भी इस वैन से किसी के उंगलियों के निशानात हासिल करने में नाकाम ही रहे। नरिंजन लाल ने इस डकैती के सिलसिले में किसी शख्स पर भी अपने शुबे का इजहार नहीं किया था। उसने सरार से भी यही कहा था कि 1.5-2 लाख की रकम उसके लिए कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखती, लेकिन उसके अंदाज से यही जाहिर हो रहा था जैसे वो किसी अहम बात को जुबान तक लाने से गुरेज कर रहा हो। मैं सराज की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। फिर जब वो तफसील बयान कर चुका तो मैंने पूछा, आपका शुबा किस पर है? फिलहाल यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता मैंने कैशियर को ज़ेर हिरासत लिया है। कोई खास वजह? आमतौर से इस किस्म के केस में कैशियर किसी न किसी जाविये से मुजरिमों के साथ पहले से मिले होते हैं, सराज ने जवाब दिया। दूसरी अहम बात यह है कि जो लोग इस किस्म की वारदात करते हैं, वो किसी ऐसे दफ्तर में घुसने की हिमाकत नहीं करते जहां गार्ड मौजूद होते हैं। ज्यादातर वारदातें या तो बैंक के अंदर ही हो जाती हैं या फिर किसी सुनसान सड़क पर मतलूबा गाड़ी को रोककर उसे लूट लिया जाता है। दूसरी खास बात यह है कि इस वारदात में डाकुओं की तादाद अच्छी थी, जबकि आमतौर पर 2 या 3 आदमी सामने आते हैं। कैशियर ने क्या बयान दिया है? आपका क्या ख्याल है मिस्टर शहबाज? अगर कैशियर इस केस में मुलव्वस है तो क्या वो इतनी आसानी से अपनी जुबान खोल देगा? सराज ने एक मदलिल जवाब दिया, फिर कुछ तवक्कुफ से बोला, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन मुझे शुबा है कि नरिंजन लाल इस केस में भी अपने किसी रवायती हरीफ का हाथ महसूस कर रहा है और उस खामोशी और बेपरवाही इस बात का पेश कीमा है कि वो पुलिस के साथ तावन करने की बजाय जाती तौर पर किसी जवाबी कार्रवाई का मंसूबा बना रहा है। रवायती हरीफ से आपकी क्या मुराद है? मैंने चौंकते हुए पूछा। क्या वो हमारे ऊपर शुबा कर रहा है? खुदा करे ऐसा ही हो। सराज का लहजा मैंने खींचा। क्या मतलब? मैंने यकलक संजीदगी इख्तियार की। अगर निरंजन लाल का शुबा मेरे ख्याल के मुताबिक आप पर है तो इस बार वो कानून के आहनी हाथों से नहीं बढ़ सकेगा। मैं समझा नहीं, मैंने वजाहत चाहिए। मैंने पहला काम यही किया है कि अपने खास और मोतबर आदमियों को सादा लिबास में निरंजन लाल और उसके मिलने जलने वालों की निगरानी के अहकामात जारी कर दिए हैं। सराज ने पूरे वसूख से जवाब दिया। अगर उसने जवाबी कार्रवाई का मंसूबा बनाया तो हमारे आदमी मुजरिमों को बेआसानी ट्रेप कर लेंगे। वैसे आपकी इतला के लिए एक बात और अर्ज कर दूं, मेरे कुछ आदमी आपके दफ्तर के बाहर भी तैनात होंगे और 2 अफराद खास तौर पर खुफिया तरीकों से आपकी निगरानी पर भी मामूर कर दिए गए हैं। मेरा ख्याल है कि निरंजन लाल बराह रास्त मेरे ऊपर हाथ डालने की हिमाकत नहीं करेगा। मैंने सराज की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है शहबाज साहब, लेकिन जब पागल हो जाए तो अपने मालिक पर भी भौंकना शुरू कर देता है। सराज अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, मैं इस बार इतना ढीला जाल बुनने की गलती नहीं करूंगा, शिकार उसमें आंकड़ा वापस निकल जाए। इसका एक आसान तरीका और भी है, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। किसी ऐसे कातिल को जो उम्र कैद की सजा काट रहा हो, जेल से फरार होने का मौका फराहम कर दीजिए और उसे इशारा कर दें कि निरंजन लाल को ठिकाने लगा दे। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटने से महफूज रहेगी, इसलिए कि फांसी की सजा उम्र कैद भुगतने से ज्यादा आसान होती है।
आपका मशवरा कम अज कम मेरे लिए काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूँ और इसका अंजाम आप कासिम अली की मौत के सिलसिले में देख चुके हैं। मैंने कदर तलख और जज्बाती अंदाज में कहा, आपको इस बात का तजर्बा भी है कि तागूती कुव्वतों के सामने आपका कानून किस कदर बेबस साबित हो चुका है। सिर्फ फाइल का पेट भरकर उसे दाखिल दफ्तर कर देने से किसी बेगुनाह की मौत की तलाफी नहीं होती। लोहे को काटने के लिए हमेशा लोहा ही इस्तेमाल किया जाता है। मचान पर बैठकर किसी आदमखोर दरिंदे को खौफजदा करने की खातिर हवाई फायरिंग करना मेरे नजदीक बहादुरी की इलामत नहीं है। प्लीज मिस्टर शहबाज, सुराज ने कहा, आप जज्बाती हो रहे हैं लेकिन मेरा वो मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कबल अज वक़्त एक पेश आने वाले खतरे से आगाह कर दिया। मैं अपनी हिफाजत का ख्याल रखूंगा और मुझे मालूम है कि दुश्मनों से किस अंदाज में डील किया जाता है। मैंने बदस्तूर संजीदगी से कहा, फिर किसी जवाब का इंतजार किए बगैर रसूल की रेडल पर रखने की बजाय मेज पर रख दिया, ताकि अगर सिराज मुझसे दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करे तो उसे कामयाबी ना हो सके। मुझे इस बात का एहसास था कि इस वक्त मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, शायद इसलिए कि मैं खुद को बिलवास्ता कासिम अली की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। मैं अगर चाहता तो वो टेप सिराज के हवाले कर सकता था जिसमें मेरी और निरंजन लाल की गुफ्तगू मौजूद थी। इस टेप की मदद से निरंजन लाल को खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इस तरह कानून की नज़रों में मेरी शख्सियत भी आ जाती, जिसे मैं किसी कीमत पर पसंद करने को तैयार नहीं था। गलती इंसान से ही सरजद हो जाती है। मैंने भी कासिम अली को सिराज के हवाले करके एक गलती की थी। मैं चाहता तो बराह रास्त भी निरंजन लाल को शिकार कर सकता था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था जिसकी वापसी मुमकिन नहीं। मैं बड़ी देर तक अंदर ही अंदर उलझता रहा। मेरे जहन में पिंडधर का ख्याल भी उभरा, जिसके बारे में कालका ने वाज़ह तौर पर मुझे कोई यकीनी बात नहीं बताई थी। उसने सिर्फ ये कहा था कि उसके ऊपर देवी देवताओं की जानिब से कुछ बंदिशें आयद कर दी गई। अगर कालका का बयान अपनी जगह दुरुस्त था तो फिर उसने हमें बचाने की खातिर शंकर से टकराने की कोशिश क्यों की? इन स्याह बादलों का राज क्या था जो आसमान से चकराते हुए जमीन की सिमत आए थे और अपने अंदर शंकर और कालका को समेट कर वापस चले गए थे? क्या वो देवी देवताओं का आताब था जो उन दोनों पर नादल हुआ था? क्या शंकर और कालका जिंदा थे या? मैंने कुछ सोचकर कालका को आवाज दी। मुझे यकीन था कि वो कम अज कम शंकर के मामले में ज्यादा कुव्वतों की मालिक थी। एक लम्हे तक दूसरी जानब से कोई जवाब नहीं मिला। मैं मुस्तरब हो गया। कालका से मुझे कोई गहरा लगाव नहीं था, लेकिन वो बहरहाल मुझे अजीज थी, इसलिए उसने कई मौक़ों पर अपनी पुरअसरार ताकत को इस्तेमाल करके मेरी जान बचाई थी, खतरों से आगाह किया था। मैंने उसे दोबारा आवाज़ दी। इस बार मुझे मायूसी नहीं हुई। कालका ने इस बार बड़ी मध्यम आवाज़ में मेरी पुकार का जवाब दिया था। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही हो। तुम कहाँ हो? मैंने आलम तसव्वुर में कालका से सवाल किया। मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, कालका की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी कालका रानी को तुमसे बहुत दूर कर दिया है, परंतु तुम निराश मत हो। मैं अपनी सजा भुगतने के बाद एक बार फिर तुम्हें दर्शन दूंगी, ये मेरा वचन है। तुम्हें किस बात की सजा दी गई है? मैंने तुम्हें और तुम्हारे मित्र को शंकर के कष्ट से बचाने की खातिर शंकर से टकराने की जो कोशिश की थी, वो देवताओं के माथे पर शिकन बनकर उभरी है, कालका ने कहा। मगर हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों की बात है। उसके बाद मैं दोबारा धरती पर उतर आऊंगी। मुझे अफसोस है कि तुम्हें सजा भुगतना पड़ी, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे रास्ते का एक जहरीला कांटा हमेशा के लिए निकल गया। क्या मतलब? मैं उस शंकर पापी की बात कर रही हूँ जिसने तुम्हें और तुम्हारे मित्र को अपना निशाना बनाने की कोशिश की थी। कालका ने ठोस लहजे में जवाब दिया। वो अपराधी शायद ये भूल गया था कि उसके भविष्य में क्या लिखा था। उसने कालका से टकराने की भूल की थी। 2-4 जंतर मंतर सीख कर वो बड़ा घमंडी बन गया था। क्या मैंने वजाहत चाही? क्या शंकर अब इस दुनिया में नहीं है? तुम्हें अगर कालका की बात का विश्वास नहीं आ रहा तो रूपनगर में अपने किसी जानकार को फोन करके मालूम करो। इस मोरक की लाश अभी तक उसकी उस झोंपड़े में पड़ी है जहां बैठकर इस दुष्ट ने कालका की महान शक्ति को काबू करने के सपने देखे थे। कालका ने बड़ी हकारत से कहा, केवल आज की रात वो इस धरती पर बोझ बना रहेगा, लेकिन कल वो चिता की आग में जल भुनकर राख का ढेर हो जाएगा। पिंडत बंसीधर का क्या बना, और क्या वो भी? मुझे खरीदने की कोशिश मत करो, कालका ने मेरी बात काटते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जवाब नहीं दे सकती।
अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे एक बार फिर पत्थर की मूर्ति में ढाल दिया जाएगा। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता? मैंने बात बदलते हुए पूछा। हाँ, तुम अगर चाहो तो अपनी कालका रानी को देवी देवताओं के श्राप से बचा सकते हो। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? मैंने तेजी से सवाल किया। मेरा मन कहता है कि तुम मुझ पर ये उपकार नहीं करोगे। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी कालका को उस छाया का राज बता दो जो तुम्हारी सहायता कर रही है। कालका ने कहा। वो कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हारे लिए पिंडित बंसीधर के मंडल को तहस नहस किया था? देवी और देवता इस शक्ति का राज जानने के लिए बड़े बेचैन हैं। अगर मैं इस महान शक्ति का राज उन्हें बता दूं तो वह मेरी तमाम सजाएं क्षमा कर देंगे। तुम अपनी कालका रानी को फिर देख सकोगे, हर रंग में, हर रूप में। और मैं तुमको काली के शुभ नाम पर वचन देती हूँ कि सारा जीवन तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। तुम जो चाहते हो वो पूरा करूंगी। तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। कालका की महान शक्ति हासिल कर लेने के बाद तुम इस धरती पर राज करोगे। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। बोलो शहबाज कि तुम कालका की सहायता नहीं करोगे। कालका के लहजे में अल्तजा थी। वो बगैर किसी जंतर मंतर के मेरी गुलाम बनने को तैयार थी। एक लम्हे को मेरे दिल में यह ख्याल उभरा कि कालका के एहसानों का तमाम बोझ सर से उतार दूं। लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझे इस इरादे से बाध रखने की कोशिश कर रही हो। मेरे दिल में कंबल पोश बुजुर्ग का ख्याल बड़ी सूरत से उभरा। किस विचार में गुम हो शहबाज? कालका ने एक बार फिर बड़ी लगावट से मुझे रिझाने की कोशिश की। क्या तुम मुझे इस शक्ति का भेद नहीं दोगे जिसने मुझे तुम्हारे मन में झांकने से रोक रखा है? मैं ऐसी किसी कुव्वत से वाकिफ नहीं हूँ। मैंने बड़े संजीदगी से जवाब दिया। अलबत्ता मुझे ये जरूर मालूम है कि खुदाई बुजुर्गों बरतर जिस पर रहम करम करता है उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई गुजांद नहीं पहुंचा सकती। मुझे विश्वास था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। कालका ने इस बार रूखे हुए अंदाज में कहा। क्यों? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? मैंने बड़ी मासूमियत से पूछा। तुम कह रहे हो तो मुझे यकीन आ गया। कालका ने स्पाट लहजे में जवाब दिया और फिर बोली। अब मैं जा रही हूँ शहबाज, लेकिन तुम मेरा इंतजार करना। मैं दोबारा बहुत जल्द तुमसे मिलूंगी। जाते जाते एक बार फिर तुमसे यही कहूंगी कि समय मत बर्बाद करो। जितनी जल्दी हो सके धरती के किसी और कोने में चले जाओ। कालका का कहा मान लो शहबाज, तुम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। तुमने यही बात शंकर से भी कही थी। मैंने बेचैनी से सवाल किया। क्या तुम मुझे बताओगी कि कल क्या होने वाला है? मैं मजबूर हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए मनुष्य को सिर्फ समय का इंतजार करना पड़ता है और अभी वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है। मेरी बात का विश्वास करो। अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो सारा जीवन हाथ मलते रह जाओगे। मेरा जहन फिर उलझ गया। कालका ने फिर मुझे वही मशवरा दिया था जिसका जिक्र मेरी अम्मी ने बड़े नाना के हवाले से किया था। मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद कालका को दोबारा आवाज दी, लेकिन शायद वो जा चुकी थी। कल क्या होने वाला है? मेरे अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा होने लगी। उस रात जब मैंने सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो यही सवाल ता देर मेरे जहन के अंदर किसी गीली लकड़ी की तरह सुलगता रहा। फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। दूसरी सुबह मैंने दफ्तर पहुंचकर सबसे पहले रूपनगर के नंबरों पर अंकल धर्मदास से बात की। मैं शंकर के सिलसिले में कालका की फराहम करदा इतला की तस्दीक करना चाहता था। कुछ देर तक मैं धर्मदास से उनकी खैरियत दरियाफ्त करता रहा, उनके कारोबार और जमीनों की बात करता रहा। फिर उससे पहले कि मैं असल मकसद की तरफ आता, धर्मदास ने मेरे पूछे बगैर ही कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अहम इतला है। वो क्या? शंकर की मौत। धर्मदास जी के लहजे से खुशी का एहसास छलक रहा था। वो पापी जिसने पूरे रूपनगर में अपने काले इल्म की बदौलत दहशत फैला रखी थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या आपको यकीन है कि वो शंकर ही था? मैंने ताज्जुब का इजहार किया। मुझे भी इस खबर पर शुबा था जो सुबह होते ही जंगल की आग की मानद पूरे रूपनगर में फैल गई थी। धर्मदास ने कहा, इसलिए मैंने खुद जाकर उसकी तस्दीक की थी। मेरे अलावा और भी सैकड़ों लोग वहां पहले से मौजूद थे। शायद उन्हें भी इस पापी की मौत की खबर पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन उसकी लाश को हमारी मौजूदगी में ही चिता में जलाकर उसकी राख को पानी में बहा दिया गया। धर्मदास ने कालका की बात की तस्दीक कर दी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा जहन अभी तक शंकर की मौत को इतला को कबूल करने पर आमादा नहीं हो रहा था। वो शख्स जो अपने गंदे इल्म से मरा, मेरे इंसानों में एक नई आफताब आत्मा दाखिल कर सकता था, वो भला इतनी आसानी से किस तरह मर सकता था? लेकिन शायद उसने कालका की कुव्वत से टकराने की हमाकत करके
अपनी मौत को खुद ही दावत दी थी। कभी कभी इंसान खुद परस्ती का शिकार होकर खुद को दूसरों से बहुत ज्यादा बुलंद और ताकतवर समझने लगता है, आसमान पर परवाज करने लगता है, लेकिन जब मुंह के बल जमीन पर गिरता है तो किसी मिट्टी के बर्तन की मानद टूट कर रेदा रेदा हो जाता है। गुरूर और तकब्बर ने बड़े बड़े सुल्तानों और शहनशाहों को मलिया मेट कर दिया था। शंकर तो फिर एक आम इंसान था। शायद वो अपने जाम में भूल गया था कि कालका का कद उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा बुलंद है, इसलिए वो खुद फरीबी में मुब्तला होकर मौत के घाट उतर गया था। बहरहाल मुझे खुशी थी कि उसका कांटा मेरे रास्ते से हट गया। हरचंद के पिंडत बंसीधर के बारे में कालका ने मुझे खुलकर कुछ बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरा ख्याल था कि उसका किस्सा भी पाक हो चुका होगा। इंटरकॉम का बर्ड सुनाई दिया तो मेरे ख्यालात का शिरादा बिखर गया। मैंने रसूल उठाया तो आरफा ने मुझे बताया कि सराज लाइन पर मौजूद है। एक लम्हे को मैंने पसो पेश से काम लिया, फिर उसे कहा कि लाइन डायरेक्ट कर दे। इंटरकॉम का रसूल रखकर मैंने फोन उठाया तो दूसरी जानब से सराज की आवाज सुनाई दी। मैंने कल रात को भी आपको कई बार फोन किया था, लेकिन राब्ता कायम नहीं हो सका। जी हाँ, मैंने जानबूझकर गलत बयानी से काम लिया। आपकी कॉल आने के बाद फोन हेल्पड हो गया था। रात आपको कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे, इसलिए मुझे अफसोस है। मैंने जल्दी से अपनी गलती का एतराफ करते हुए कहा, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए मादरत ख्वाह हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान असाबी तौर पर इतना मुजमल हो जाता है कि असाब उस पर हावी हो जाते हैं। शायद कल मेरे साथ भी यही हुआ था, या फिर मैं अभी तक कासिम अली की मौत को जहन से भुला नहीं सका। बहरहाल मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, जहाँ बेतकल्फी हो वहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गौर भी नहीं किया जाता। मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक अहम खबर है। मैंने बातों का रुख बदलते हुए कहा, क्या वो मरदूद शख्स जिसने अपने गंदे इल्म से हम सबको परेशान कर रखा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा? मैंने सराज को शंकर के बारे में मुख्तसर बताया। उसकी मौत कब वाक़या हुई? सराज ने संजीदगी से पूछा। मुझे कल रात इत्तला मिली थी। आज सुबह मैंने रूपनगर फोन करके डैडी के एक दोस्त से इसकी तस्दीक भी कर ली। मुझे इसकी मौत की इत्तला सुनकर खुशी हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मरते मरते भी हमारे लिए एक नई परेशानी खड़ी कर गया। क्या मतलब? मैं चौंका। मुझे अभी कुछ देर पहले इत्तला मिली कि धनराज भी कल रात अपनी मेल की कोठरी में पुरअसरार तौर पर मौत से हमकिनार हो गया। सराज ने मुझे तफसील सुनाते हुए कहा, दीगर कैदियों का बयान है कि मरने से कुछ देर पहले वो सीना ताने बैठा उन्हें अपनी मर्दानगी के किस्से सुना रहा था, लेकिन फिर वो इस तरह चौंक कर चारों तरफ देखने लगा जैसे उसने अपनी मौत को सर पर मंडलाते देख लिया हो। वो तेजी से उठा। उसने जेल के संतरी से कहा था कि वो ताला खोल दे, इसलिए कि वो जेलर से फौरी तौर पर मिलना चाहता था, लेकिन संतरी ने उसकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया। फिर संतरी और कैदियों के बयान के मुताबिक धनराज ने अपना सर आहनी सलाखों से टकराना शुरू कर दिया और खुद को लहू लहान कर लिया। उसके बाद उसके मुंह से भी खून जारी हो गया और कबल इसके कि उसे कोई तबी अमदाद फराहम की जाती, वो जमीन पर गिरा और लूट लूट कर ठंडा हो गया। सुबह से धनराज के वर्षा उसकी लाश का मुतालबा कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि धनराज तभी मौत नहीं मरा, बल्कि उसे टार्चर करके मारा गया है। लेकिन जेल के दूसरे कैदी और जाए वकुआ पर मौजूद संतरी का बयान पुलिस के हक में जाता है। हक और नाहक की बात तो बाद में होगी, फिलहाल तो एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन धनराज मौत के वक्त चौंका पुलिस कस्टडी में था, इसलिए उसकी मौत के जिम्मेदार जेलर और उसके अमले पर ही आयद होती है। मुझे इस बात की परेशानी नहीं मिस्टर शहबाज, सराज ने कहा। दुख इस बात का है कि निरंजन लाल के खिलाफ एक अहम गवाह हाथ से निकल गया।